नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं क्लास 7 लेक्चर 2। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट हो चुका था, भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण। अब आगे देखिए, उपभाषा और बोलियां। 5 उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा की अनेक बोलियां होती हैं। जैसे उपभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। सेकंड है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली। फोर्थ है पहाड़ी हिंदी। इसकी बोलियां हैं कुल्लूई, गढ़वाली, कुमाऊनी। फिफ्थ है राजस्थानी हिंदी। इसकी बोलियां हैं जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। ये आपको याद करनी है अच्छी तरह से। इसके बाद कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी यहाँ पर, साहित्यिक ग्रंथों की रचना भी हुई है, जिन रचनाओं के नाम यहाँ पर हैं और बोलियों के नाम और रचनाकारों के नाम भी दिए गए हैं। देखिए, रचनाकार है हमारे गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचना है रामचरितमानस और कौन सी बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में। फिर है दूसरे रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना है पद्मावत और इनकी बोली है अवधी। तीसरे हैं सूरदास। इनकी रचना है सूरसागर और किस भाषा में लिखी गई या किस बोली में लिखी गई? ब्रजभाषा में। फिर है मैथिल कोकिल विद्यापति। इनकी रचना है पदावली। पदावली को किस भाषा में या बोली में लिखा गया? मैथिली में। अब आपको ये रचनाएं भी याद करनी है और इनके रचनाकारों के नाम भी याद करने हैं और किस बोली में लिखी गई वो भी याद करने हैं। फिर आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास किया गया था। इस कारण कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए थे जिन्हें वर्ण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, वर्णों की पूरी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। यह भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने का तरीका ही लिपि है। बॉक्स में परिभाषा देखिए, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। अब आगे हमारी कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां दे रखी हैं, वे देखिए, पढ़ लेना इनको। मैं चलो एक बार बोल देती हूँ। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश ये रोमन में लिखी गई है। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। गुजराती गुजराती लिपि में। अरबी, फारसी, उर्दू ये फारसी लिपि में। तमिल तमिल लिपि में। रूसी, बुल्गेरियन ये रूसी लिपि में लिखी गई हैं। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? सभी भाषाओं की अपनी व्यवस्था होती है, अपने नियम होते हैं। ये नियम ही भाषा को नियंत्रित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हिंदी में है लड़का घर गया, ये वाक्य शुद्ध है। इसके बाद देखिए लड़का घर गई, ये वाक्य अशुद्ध है। ये हमें कैसे पता चला? ये व्याकरण के द्वारा पता चला। लिंग, वचन आदि के द्वारा हमें, व्याकरण के द्वारा हमें पता चला कि ये वाक्य अशुद्ध है। तो उस भाषा, अतः भाषा सीखने का अर्थ क्या है? उस भाषा के नियमों की सही जानकारी प्राप्त करना। और ये सही जानकारी किससे प्राप्त होगी? व्याकरण से। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। अब इस बॉक्स के अंदर परिभाषा देखिए, व्याकरण की क्या दे रखी है? भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ये 3 अंग हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं? ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों का प्रयोग वाक्य में पदों के रूप में होता है। अब व्याकरण में इन सभी का अध्ययन
इन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन से वर्ण विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार। अब बाकी इनकी डिटेल हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। ये आपका लेसन यहीं तक था। यहाँ तक आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके इंटरनल क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हैं, ये आपको दोहराने के लिए दिए गए हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी परिभाषाएं आ जाती हैं शॉर्ट रूप में। इन परिभाषाओं को आप पढ़ना और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए 4 क्वेश्चन हैं, ये भी आपको रफ कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपके पास आंसर की आ जाएगी, तो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं और नीचे वाली बाकी बैक एक्सरसाइज जो आएगी वो यदि आपके पास बुक है तो बुक में फिल करेंगे, बुक नहीं है तो व्याकरण की कॉपी में ही लिखेंगे।